जनवरी 2016 एक ऐसा हमला जिसने आप कह सकते हैं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सोचिए, भारत के सबसे सिक्योर मिलिट्री बेस में से एक पठानकोट एयरबेस कई दिनों तक आतंकियों के कब्जे में रहा। तो चलिए आज इस हमले की पूरी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो बात है 2 जनवरी 2016 की सुबह की। हर टीवी चैनल पर बस एक ही ब्रेकिंग न्यूज थी। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमला, ऑपरेशन अभी तक जारी है। पठानकोट का एयरफोर्स स्टेशन, जो हमारी वेस्टर्न बॉर्डर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किला माना जाता है, उस पर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया था। ऑपरेशन चल रहा था और सच पूछिए तो पूरा देश अपनी सांसें थामे बस टीवी स्क्रीन्स को ही देख रहा था। लेकिन खबरों के शोर के बीच हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। मतलब इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी, कांटीली तारें, हजारों जवान, इन सब के बावजूद भारी हथियारों से लैस आतंकवादी एक एक्टिव एयरबेस के अंदर घुसने में कामयाब कैसे हो गए? ये सवाल बहुत बड़ा था। देखिए, इस सवाल का जवाब हमें हमले वाले दिन नहीं मिलता। इसके लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। लगभग 48 घंटे पहले इस पूरी साजिश की जड़ें जुड़ी हैं सीमा के उस पार से। 30 दिसंबर की रात जैश-ए मोहम्मद के 6 आतंकवादी आर्मी की वर्दी पहने पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करते हैं। उनका टारगेट एकदम क्लियर था, पठानकोट एयरबेस। भारत में घुसने के बाद उन्होंने सबसे पहले एक टैक्सी ड्राइवर इकागर सिंह की गाड़ी रोकी और बेहद बेरहमी से उनका गला रेतकर हत्या कर दी। कुछ देर बाद जब उनकी गाड़ी खराब हो गई तो उन्होंने एक और गाड़ी को हाईजैक किया और किस्मत देखिए, ये गाड़ी थी पंजाब पुलिस के एक एसपी सलविंदर सिंह की। अब यहीं पर कहानी में एक बहुत अजीब और आप कह सकते हैं एक दुखद मोड़ आता है। आतंकवादियों ने एसपी सलविंदर सिंह को जिंदा छोड़ दिया। शायद उन्हें लगा कि एक पुलिस वाले की कहानी पर कोई यकीन नहीं करेगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जब एसपी ने अपने ही डिपार्टमेंट को पाकिस्तानी आतंकवादियों के बारे में अलर्ट किया तो उनकी थोड़ी खराब रेपुटेशन की वजह से किसी ने भी उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। सबको लगा कि वो कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं, और यही वो पहली और शायद सबसे बड़ी चूक थी। इस एक लापरवाही ने आतंकवादियों को अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए बहुत कीमती वक्त दे दिया। खैर, अब वापस लौटते हैं हमले वाले दिन पर। जब तक देश को असलियत का पता चला, तब तक एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी और ऑपरेशन ढांगू की शुरुआत हो चुकी थी। अब देखिए, पठानकोट एयरबेस कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। ये करीब 25 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, मतलब एक छोटे मोटे शहर जितना बड़ा। यहाँ सिर्फ लड़ाकू विमानों के हैंगर ही नहीं है, बल्कि करीब 10,000 एयरफोर्स के जवान और उनके परिवार भी रहते हैं। अब आप सोचिए, इतने बड़े एरिया में छिपे हुए मुट्ठी भर आतंकवादियों को ढूंढना ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से कम नहीं था। तो 2 जनवरी की सुबह करीब 3 बजे अंधेरे का फायदा उठाकर 4 आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनका पहला निशाना बना डिफेंस सर्विस कॉर्प्स यानी डीएससी की मेस। उनका प्लान सीधा था, जितना ज्यादा हो सके उतनी अफरा तफरी और दहशत फैलाना। लेकिन इसी केओस और डर के माहौल के बीच एक कहानी है बहादुरी की। डीएसपी के एक जवान थे जगदीश चंद, जो आर्मी में आने से पहले एक पहलवान हुआ करते थे। वो उस वक्त रसोई में निहत्ते थे, फिर भी वो एक आतंकवादी से भिड़ गए, उसकी राइफल छीनी और उसे उसी के हथियार से ढेर कर दिया। हाँ, इसके फौरन बाद बाकी आतंकवादियों की गोलियों से वो शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी। अब जवाबी कार्रवाई के लिए ऑपरेशन ढांगू लॉन्च किया गया। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। नंबर 1, सबसे पहले उस टेक्निकल एरिया को सिक्योर करना जहां हमारे फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स खड़े थे। नंबर 2, यूएवीज यानी जिन्हें हम आम भाषा में ड्रोन्स कहते हैं, उनकी मदद से आतंकवादियों की सही लोकेशन का पता लगाना। और नंबर 3, एनएसजी और गरुड़ कमांडोज को अंदर भेजकर उन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करना। दिन भर जबरदस्त मुठभेड़ चली और शाम होते होते ऐसा लगने लगा कि हमारे सुरक्षा बलों ने बाजी मार ली है। लेकिन ये जो जीत का एहसास था ना, ये एक बहुत बड़ी और एक जानलेवा गलतफहमी साबित होने वाला था। हुआ ये कि 2 जनवरी की शाम तक 4 आतंकवादी मारे जा चुके थे। गोलियों की आवाजें आनी बंद हो गईं और एयरबेस पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। अधिकारियों को लगा कि बस ऑपरेशन कामयाब रहा और सब खत्म हो गया है। ये खबर आग की तरह फैली, दिल्ली तक पहुंच गई। गृह मंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक सबने सुरक्षा बलों को बधाई देनी शुरू कर दी। पूरे देश ने एक राहत की सांस ली कि चलो, बहुत बड़ा संकट टल गया। लेकिन वो सब गलत थे। असलियत कुछ और ही थी। एक ऐसा सच जो अगले ही कुछ घंटों में एक और शहादत के साथ सबके सामने आने वाला था।
अगली सुबह जब ऑपरेशन के बाद सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था, एनएसजी के बॉम्ब स्क्वाड के हेड लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन एक मारे गए आतंकवादी की बॉडी को चेक कर रहे थे। उन्हें शक था कि बॉडी पर बॉम्ब हो सकता है, और तभी एक छिपे हुए आईईडी में एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन शहीद हो गए। और इसी धमाके के साथ इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया। इस धमाके की आवाज की आड़ में दो और आतंकवादी, जो पिछले 24 घंटों से भी ज्यादा समय से एयरबेस की लंबी लंबी घास में छुपे बैठे थे, वो बाहर निकले और उन्होंने फिर से हमला शुरू कर दिया। अब जाकर सबको ये एहसास हुआ कि एयरबेस में 4 नहीं बल्कि 6 आतंकवादी घुसे थे। ये दूसरा दस्ता बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। खैर, अगले 2 दिन तक ऑपरेशन और चला और आखिर में उन बाकी 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया। लेकिन तब तक इस हमले का जो असर था वो गोलियों की आवाज से कहीं ज्यादा गहरा और दूर तक जाने वाला था। तो अगर हम फाइनल टैली देखें तो ये पूरा ऑपरेशन 80 घंटों से भी ज्यादा चला। 6 आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। भारत ने अपने 7 बहादुर जवानों को इस हमले में खो दिया। अब बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। एक तरफ भारत ने साफ साफ कहा कि इस हमले की प्लानिंग और इसे अंजाम देना ये सब पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का काम था। दूसरी तरफ पाकिस्तान से एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भारत तो आई, लेकिन वापस जाके उन्होंने एक बहुत ही कह सकते हैं हैरान करने वाला दावा किया। उनका कहना था कि हमला तो भारत ने खुद करवाया था ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा गया। लेकिन इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच आतंकवादियों का जो असली मकसद था वो शायद पूरा हो चुका था। देखिए, इस हमले से सिर्फ 6 दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री ने अचानक लाहौर का दौरा किया था, जो शांति बहाली की तरफ एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा था। इस एक हमले ने उस पूरी पीस प्रोसेस को, उस बातचीत की प्रक्रिया को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया। हमले के बाद एक दूसरे पर उंगली उठाने से कहीं ज्यादा जरूरी था आत्ममंथन करना। ये सवाल पूछना कि आखिर देश की सुरक्षा में इतनी बड़ी, इतनी गंभीर चूक हुई तो हुई कैसे। और जब जांच शुरू हुई तो एक के बाद एक कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। पता ये चला कि हमले की स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट पहले से थी, लेकिन उस पर सही तरीके से एक्शन ही नहीं लिया गया। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच कोई तालमेल ही नहीं था। यहां तक कि एयरबेस की जो बाउंड्री फेंस थी वो कई जगहों से टूटी हुई थी। और हां, सबसे बड़ी गलती, एसपी सलविंदर सिंह की उस पहली क्रूशियल वार्निंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। देखिए, पठानकोट हमले ने हमें एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सबक सिखाया। वो ये कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक छोटी सी, जरा सी लापरवाही भी कितनी भारी पड़ सकती है। हाँ, इस हमले के बाद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में कई बड़े बदलाव किए गए, लेकिन एक सवाल है जो आज भी हवा में तैर रहा है। क्या हमने पठानकोट से मिले उस सबक को वाकई में सीखा है? क्या आज हमारे जरूरी मिलिट्री बेस पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं?